स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक, द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एज यू कैन सी, एंड दिस इज द बुक which we are actually bringing for all our students, जिसको हम अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आ रहे हैं एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर। तो आप सब इस लेक्चर के साथ बने रहिएगा। पिछले पार्ट में हम लोगों ने कवर किया था द रीन ऑफ जहांदार शाह एंड फर्रुखसियर। हमने देखा था कि किस तरह से सैयद ब्रदर्स जो हैं वो किंग मेकर के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। हमने ये भी देखा था कि जहांदार शाह के टाइम पर जुल्फिकार खान ने क्या क्या चेंजेस किए और सैयद ब्रदर्स की पॉलिसीज क्या क्या थी। ठीक है, बट आज के लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे? आज के लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं अबाउट द रीन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। अबाउट द रीन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। आप देख सकते हैं कि एक सिग्निफिकेंटली लंबे समय तक उसने रूल किया, ऑलमोस्ट फॉर 30 ईयर्स, लगभग 30 साल तक, यानी कुल मिलाकर के 29 to 30 ईयर्स तक वो रूल करता है। लेकिन इतने लंबे टेन्योर के बावजूद व्हाई डिड द मुगल एम्पायर कुड नॉट रीगेन इट्स पोजीशन? दैट्स द बिग क्वेश्चन। भाई, इतना लंबा समय तक अगर किसी ने रूल किया, अगर वो एक नाकाबिल इंसान होता, राइट, यू कैन से इनकैपेबल पर्सन अगर होता वो, तो डेफिनेटली इतना लंबे समय तक रूल नहीं करता। या हो सकता है कि अगर वो अपने दम पर रूल करता तो डेफिनेटली कोई जो है जबरदस्त चेंज उसने इंट्रोड्यूस किया होता। बट हमने इसमें से देखा कि ना तो वो कोई चेंज इंट्रोड्यूस कर पाएगा, ना ही वो कोई किसी भी तरीके से मुगल एम्पायर को रिजुवनेट कर पाएगा। दैट मीन्स ही वॉज सिंपली रूलिंग एज अ पपेट on the Mughal throne. And why so? Let's find out. तो होता क्या है दोस्तों, अब यहां पर आप देख सकते हैं बेसिकली कि फर्रुखसियर जो है उसके बाद कहीं ना कहीं 3 जो सक्सेसर्स आते हैं, राइट, जिसमें कि अगर आप देखें तो शाहजहां थर्ड भी जो है उनको काउंट कर लिया जाता है, बट वी हैव नॉट काउंटेड हिम। वो सबके सब सैयद ब्रदर्स के पपेट्स थे। इनफैक्ट अगर बात करें 1713 से 1720 तक सैयद ब्रदर्स ने कंप्लीट कंट्रोल रखा अपना मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। लेकिन 1720 से, याद रखिएगा, 1720 ऑनवर्ड्स सैयद ब्रदर्स का कंट्रोल थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। और ऐसा क्यों होता है? याद रखिएगा, क्योंकि 1719 में मोहम्मद शाह रंगीला को जब एम्परर बनाया जाता है, जो कि एक 18 ईयर्स ओल्ड, एक 18 साल का एक यंग बॉय बोल सकते हैं उसको, उसके लिए कहीं ना कहीं ये मुगल एम्पायर जो है वो इट वाज ओनली द सोर्स ऑफ प्लेजर एंड लेजर, यानी कि उसके लिए ये आमोद प्रमोद का, विलासिता का साधन था। ऐसे में इस तरीके से जो कंट्रोल करने वाले 2 मिनिस्टर्स की मौजूदगी उसके लिए बहुत पेनफुल मानी जा सकती है। यहां पर एक और नोबल जो है वो सीन पर आता है, और उस नोबल का क्या नाम था? उस नोबल का नाम था, राइट, निजाम उल मुल्क। ओके, निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खान। ओके, चिनकिलिच खान। ओके, निजाम उल मुल्क चिनकिलिच खान, जिसको कि ध्यान रखिएगा आसफ जाह भी कहा जाता था। आसफ जाह भी बोलते थे। तो निजामुल मुल्क चिनकिलिच खान या आसफ जाह कहिए, ये जो है कहीं ना कहीं एम्परर के माइंडसेट पर ज्यादा हावी होने लगता है, अगेंस्ट सैयद ब्रदर्स कंटिन्यूअसली बिचिंग करने लगता है। बिचिंग मतलब कि एक तरीके से आप कह सकते हैं उनके कान भरने लगता है। अब यहां पर जो एम्परर था वो कंटिन्यूअसली क्या सुन रहा है कि भाई सैयद ब्रदर्स ने डोमिनेट कर रखा है, सैयद ब्रदर्स ने तो फर्रुखसियर को यानी पिछले एम्परर को मरवा दिया था। तो एक तरीके से है ना सस्पिशियस माइंडसेट डेवलप हो जाता है, और रिजल्ट सैयद ब्रदर्स वेर किल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिएगा 2 ब्रदर्स थे, है ना, एक अब्दुल्ला खान और एक हुसैन अली खान। अब्दुल्ला खान वजीर, हुसैन अली खान जो है वो
मीर बख्शी। अब इसमें दोनों ब्रदर्स जो हैं, दोनों ब्रदर्स में जो है सबसे पहले छोटे भाई को मार डाला जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। हुसैन अली खान, द यंगर ब्रदर, ही वॉज मीर बख्शी एंड ही वॉज किल्ड इन द ईयर 1720, राइट, एंड दैट वॉज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ चिनकलिज खान। 1722 में आकर के अब्दुल्ला खान, द एल्डर ब्रदर ऑफ सैयद्स, अब्दुल्ला खान को भी मार डाला गया। अब यहां से अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान यानी सैयद ब्रदर्स का टाइम पीरियड हो जाता है खत्म। 1722 ऑनवर्ड्स हम कह सकते हैं यहां से एक दूसरे नोबल का टेन्योर शुरू होता है और 1722 से निजामुल मुल्क चिनकुलिज खान का टाइम पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है। उसने कम से कम 2 साल तक पूरी जी जान से कोशिश की। कब से कब तक? 1722 से लेकर के 1724 तक चिनकुलिज खान ने जबरदस्त एफर्ट्स लगाए, क्योंकि इसे अब वजीर बना दिया गया था। याद रखिएगा, चिनकुलिज खान को 1722 में वजीर बना दिया गया था और साथ ही साथ उसे निजामुल मुल्क का टाइटल भी जो है वो दे दिया गया था। और इसके अलावा उसके पास डेक्कन के, राइट, डेक्कन की वायसरॉयल्टी जो है या वायसरॉय का पद जो है वो भी उसको दे दिया गया था। ये सारी चीजें उसको प्रदान कर दी गई, लेकिन उसके लाख कोशिशों के बावजूद मोहम्मद शाह रंगीला वॉज नॉट रेडी टू इंप्रूव इन राइट इवन अ बिट। तो रिजल्ट क्या निकलता है इसका? रिजल्ट इसका ये निकलता है कि जो बेसिकली चिनकुलिज खान रहता है, ही गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फ्रस्ट्रेट होकर के वो क्या करता है? He was unable to save the Mughal Empire from deteriorating, and therefore what happened? He decided to do a breakup with the empire. Basically अपने आप को एम्पायर से उसने अलग कर लिया। याद रखिएगा, इस बॉक्स में वो इंफॉर्मेशन दी हुई है जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नोबल्स एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रचते थे, किस तरीके से जो है वो सैयद ब्रदर्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी वगैरह की गई बाय निजामुल मुल्क, और उसके बाद उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। एक रीजन यह भी था इसका कि जो कह सकते हैं एलीट मुस्लिम्स थे बेसिकली, जिसमें हम काउंट करते हैं टर्क्स को, अफगान्स को, राइट, या फिर पर्शियंस को, दे यूज्ड टू हेट द इंडियन नोबल्स। तो इंडियन मुस्लिम नोबल्स जो थे वो पसंद नहीं करते थे उनको, आपस में भी उनकी ज्यादा नहीं बनती थी। रिजल्ट इसका यह निकला कि जो मुगल एम्पायर पूरे देश के मैप पर डोमिनेंट पोजीशन में था, वो अब कुछ लोगों के पॉकेट्स में पाया जाने लगा, क्योंकि ये लोग इतने पावरफुल हो गए थे कि इन्होंने आपसी स्ट्रगल या आपसी रिफ्ट की वजह से पूरा का पूरा एम्पायर तहस नहस कर दिया। ठीक है ना। अब अगर बात करें मुगल एम्पायर से ब्रेकआउट कर जाने की, तो बेसिकली निजामुल मुल्क जो कि वजीर बन गया था 1722 में, वो कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह रंगीला के सस्पिशियस नेचर, देखो जरा, यही होता है, आप एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हो, आपने किसी को एक बार ब्राइब अगर एक्सेप्ट कर लिया किसी से, तो वो तो यही समझेगा ना कि आप एक करप्ट ऑफिसर हो। आप बाद में 10 बार बोलो कि नहीं मैं ब्राइब नहीं लेता हूं, नोबडी इज गोइंग टू बिलीव। आप यहां पर देख सकते हैं मोहम्मद शाह रंगीला जो है, ही वॉज अ सस्पिशियस माइंडेड पर्सन। जिसने एक बार किसी पर शक कर लिया, वो तो 4 बार किसी और पर भी शक करेगा, राइट। तो निजामुल मुल्क उसने इसका फायदा उठाया था सैयद ब्रदर्स को खत्म करने के लिए, लेकिन वो खुद भी इससे नहीं बच पाया। तो कहीं ना कहीं ही डिसाइडेड टू लीव द कोर्ट, और उसके बाद वो डेक्कन जाने की सोचता है। सो बेसिकली ही डिसाइडेड टू फॉलो हिज ओन एम्बिशन एंड relinquished his office in October 1724 and right to he founded the state of Hyderabad। 1724 में दोस्तों मुगल एम्पायर के विदिन ही हैदराबाद किंगडम जो है वो एस्टैब्लिश होता है। ठीक है ना, वो एस्टैब्लिश होता है। गॉट इट। इसके बाद हम देखते हैं कि इनफैक्ट 1722 से there were continuous efforts by the different Mughal nobles to spread out of the court and to establish their own autonomous or semi-independent kingdoms। यानी कि
मोहम्मद शाह रंगीला का बर्ताव ऐसा था कि हर जो एक कैपेबल मुगल नोबल्स थे, जिनके पास अपनी खुद की काबिलियत थी, चाहे वो अवध के नोबल्स हो, चाहे वो हैदराबाद के निजाम हो, है ना, अवध का नवाब हैदराबाद का निजाम हो, या बंगाल का नवाब हो, ठीक है, या इवन मराठास हो, लगभग सबने एक उसी टाइम पर अपनी अथॉरिटी को ज्यादा स्ट्रांग करने की कोशिश शुरू कर दी। बाजीराव फर्स्ट के टाइम पर 1720 ऑनवर्ड्स मराठा एक्सपेंशन करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से मुर्शीद कुली खान के टाइम पर बंगाल ऑटोनॉमस किंगडम बन जाता है। इसी तरीके से सादात खान के टाइम पर अवध ऑटोनॉमस बन जाता है 1722। और सिमिलरली चिनकलिच खान के असफजाह के टाइम पर निजामुल मुल्क जिसको कहते हैं हैदराबाद 1724 में ऑटोनॉमस बन जाता है। तो बंगाल से स्टार्ट हुआ 1717, मराठास 1720, उसके बाद फिर उसी के साथ साथ अवध 1722, उसके बाद फिर निजामुल मुल्क का स्टेट हैदराबाद 1724। एक के बाद एक मुगल एम्पायर का जो स्ट्रेंथ है वो डिटेरियोरेट हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर देखें कि ये टेंडेंसी जो है ये कंटिन्यूअसली बनी रहती है, और इस टेंडेंसी में एक बहुत बड़ा एक मेजर लैंडमार्क तब आता है जब 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन होता है इंडिया पर। ओके, ये एक ऐसा हिस्टोरिकल टाइम पीरियड था जहां मुगल एम्पायर की जो एक कह सकते हैं ना, देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, आई थिंक आपको समझ में आएगी वो। सो इसमें आई थिंक वो चीज आपको समझ में आएगी। दरअसल में मुगल एम्पायर का एक प्रेस्टीज जो है ना, एक प्रेस्टीज जो है वो एक बहुत बड़ा इश्यू था। नादिर शाह के इन्वेजन का अगर हम देखें कि मटेरियलिस्टिक लॉस क्या होता है, तो मटेरियलिस्टिक लॉस उतना ज्यादा नहीं होता है जितना ज्यादा लॉस हमें देखने को मिलता है, कहां से, जितना ज्यादा लॉस हमें देखने मिलता है सर्कल ऑफ प्रेस्टीज, राइट, सर्कल ऑफ प्रेस्टीज। देखो क्या होता है कि मुगल्स का सर्कल ऑफ प्रेस्टीज है ये, ठीक है, उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ जो है मुगल्स का, है ना, इनके नोबल्स हैं, क्या है, इनके नोबल्स हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करें बेसिकली नोबल्स के, राइट, नोबल्स के लिए सबसे ज्यादा क्या है भाई, यहां पर कौन है, यहां पर जो है, जो है ना, कह सकते हैं अदर किंगडम्स है, अदर किंगडम्स है, ठीक है ना। और इस, राइट, अगर हम बात करें कि भाई ये जो है फॉरेन किंगडम्स हैं, ये जितने भी हैं ये फॉरेन किंगडम्स हैं, तो सबसे बाहर या बाहरी राज्य जो हैं, फॉरेन किंगडम्स जो हैं, जब वो मुगल एम्पायर पर अटैक करते हैं तो उनको साथ के साथ अदर किंगडम्स का भी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, जैसे कि मराठास का या सिखों का, इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद जब इनको वो ओवर पावर करते हैं तो नेक्स्ट आता है जो मुगल नोबल्स थे उनका सर्कल। मुगल नोबल्स कितना भी आपस में लड़ते हों, लेकिन जाहिर सी बात है मुगल स्टेट से उनकी आइडेंटिटी थी, तो वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो पूरी तरीके से जी जान लगा देंगे। और सबसे ज्यादा जो है, अगर क्लोजेस्ट मैं कहूं, क्लोजेस्ट अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट था मुगल सर्कल ऑफ प्रेस्टीज में, तो दिस पॉइंट वाज द पॉपुलर, ओके, द पॉपुलर सपोर्ट, द पॉपुलर सपोर्ट, ठीक है ना। ये जो पॉपुलर सपोर्ट था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यानी कि आम जनता का समर्थन या आम जनता का भरोसा जो है, द पॉपुलर सपोर्ट एंड फेथ बोल सकते हैं, फेथ एंड सपोर्ट। एक्चुअल में नादिर शाह के इन्वेजन से हम अक्सर कहते हैं कि भाई कोहिनूर डायमंड चला गया, या तख्ते ताउस या पीकॉक थ्रोन जिसको बोलते हैं वो चला गया, या उसने लैक्स ऑफ रुपीज जो है, उसने मिलियंस ऑफ रुपीज को उसने लूटा। ऑल दोज थिंग्स could have been recovered given that a capable ruler was made the next emperor। एक अगला मुगल शासक अगर एक काबिल रूलर होता तो सारी चीजें वापस हो सकती थी, लेकिन जो चीज वापस नहीं हो सकती थी वो क्या था दोस्तों, वो था, याद रखिएगा, वो था जो मुगल प्रेस्टीज, जो मुगल प्रेस्टीज,
क्योंकि जनता का जो एक फेथ था मुगलों के ऊपर, नादिर शाह के अटैक के बाद वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, पूरी तरीके से डैमेज हो गया। ठीक है, नादिर शाह के साथ जो बैटल होता है बेसिकली 13 फरवरी जो है, राइट, ये होता है 1739 में, जिसमें मोहम्मद शाह रंगीला को प्रिजनर बना लिया गया और उसके बाद दिल्ली को बुरी तरीके से लूटा गया। और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि रिजल्ट में आप देखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो एग्री हो जाता है। किस चीज के लिए एग्री हो जाता है, आइए जानते हैं। तो बेसिकली वो एग्री हो जाता है, राइट, कि वो जितने भी इलाके हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, जस्ट अ सेकेंड, जितने भी इलाके हैं बियॉन्ड द रिवर इंडस जो है, जहां से बह रही है, इंडस पार के पूरे इलाके, क्या करेगा वो, इंडस पार के पूरे इलाके वो किसे सौंप देगा, नादिर शाह को सौंप देगा, नादिर शाह को सौंप देगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि टेक्निकली जो आज का अफगानिस्तान का इलाका है या जो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है, ये इलाका पूरी तरीके से कहां, पूरी तरीके से अफगानिस्तान या अफगान रूलर पर्शियन रूलर नादिर शाह और उसके अफगान सक्सेसर मोहम्मद शाह अब्दाली जो है, अहमद शाह अब्दाली जो है, तो बेसिकली उसके पास जो जाता है। तो दिस वाज द इंसिडेंट्स इन 1739। ठीक है ना, तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखनी है, राइट। कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है ना, पर मोहम्मद शाह रंगीला और अहमद शाह अब्दाली है, तो जस्ट मिक्स अप। एनीवेज, अब यहां पर अगर हम देखें फर्दर, तो कहीं ना कहीं नादिर शाह का इन्वेजन एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहां से मुगल एम्पायर क्या हो जाएगा, मुगल एम्पायर का जो नेचर है ऑप्रेसिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्रेसिव हो जाएगा। और ऐसा क्यों हो जाएगा भला, ऑप्रेसिव एम्पायर इसलिए हो जाएगा बिकॉज टू रिकवर द लॉसेस ऑफ द बैटल। आपको लगेगा कि यार ये बैटल के लॉसेस को रिकवर करने के लिए ऑप्रेसिव होने की क्या जरूरत पड़ गई। भाई फाइनेंशियल लॉसेस को कैसे कवर किया जाएगा, सरकार क्या करती है। आप फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना का टाइम है, मान के चलिए कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम पर गवर्नमेंट के पास इनकम के सारे सोर्सेस सपोज अगर बंद हो जाएं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिर टैक्सेशन का बर्डन बढ़ा देगी। अगर वो वेलफेयर गवर्नमेंट नहीं है तो बात समझिएगा, मुगल एम्पायर कोई जनता का कल्याण करने के लिए थोड़ी ना बना था। इट वॉज बेसिकली द स्टेट रूल्ड विद द पुलिस फोर्स। पुलिस मतलब यहां पर आप कह सकते हैं कि सैन्य ताकत से, ठीक है ना, इसको शासित किया जाता था। तो कोई भी ऐसा स्टेट जो कि एक पुलिस स्टेट है, जो कि एक वेलफेयर स्टेट नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ता है जनता के वेलफेयर से, वो तो अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करेगा। गॉट इट। तो जब उसके पास इतना जबरदस्त डैमेज हुआ है उसका, तो जनता के ऊपर और ज्यादा प्रेशराइज करने की शुरुआत हो जाएगी, और ज्यादा बर्डन बढ़ने लगेगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो अगला रूलर बनता है, अगला रूलर जो बनता है वो रहता है अहमद शाह। ये अहमद शाह अब्दाली नहीं, याद रखिएगा, बेसिकली ये है अहमद शाह द सन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह द सन ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला। ओके, ध्यान रखिएगा, ये वही अहमद शाह है दोस्तों जिसने पहले बैटल में 1748 में ही, याद रखिएगा 1748 में इसने अहमद शाह अब्दाली को हरा दिया था 1748 में। उसके बारे में कोई बात नहीं करता, ठीक है ना। तो इतना काबिल ये हो सकता था, ही could have been a capable ruler, but he could not become a capable ruler. क्यों भला? Why? Remember, because he became the ruler due to the support of his wazir इमाद उल मुल्क। ठीक है ना। ये इमाद उल मुल्क जो है, ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति एक ऐसा वजीर बनेगा जो
अपने एम्परर्स के लिए बिल्कुल मर्सीलेसली काम करता है, बिल्कुल मर्सीलेस, ठीक है ना। इतना ही नहीं, इनफैक्ट अगर हम देखें तो इमादुल मुल्क जो है, राइट, इमादुल मुल्क जो उसका वजीर था, मराठों का सपोर्ट लेकर के अहमद शाह को क्या कर देता है, अहमद शाह को, है ना, अंधा करके और उसे जेल में डाल देता है, अंधा करके, जो एम्परर को अंधा करके जेल में डाल रहा है, ऐसा वजीर, गॉट इट। और एम्परर बेचारा अपनी बाकी की जिंदगी जो है जेल में बिताता है। कब? 1759 में, है ना, 1754 से लेकर के 1759 तक इसका टेन्योर माना जाता है, और 1759 में इसको ब्लाइंड करके जेल में डाल दिया गया, ठीक है ना, ब्लाइंड करके जेल में डाल दिया गया। इसमें किसका रोल था? मराठास का और इमादुल मुल्क का, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। गॉट इट एवरीवन? इसमें एक छोटा सा बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है अबाउट द अहमद शाह अब्दालीज इन्वेजन। हालांकि अहमद शाह अब्दाली का जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेजन होता है, आप सब जानते हैं कि 1761 में मराठास के विरुद्ध जो है वो पानीपत का थर्ड बैटल, दैट वी विल बी स्टडीइंग अप इन द अपकमिंग चैप्टर्स ऑब्वियसली। लेकिन उसने वो अकेला वही इन्वेजन नहीं किया था, उसने और भी कई बार इन्वेजन किए थे। इनफैक्ट अगर ध्यान रखिएगा तो यहां पर 1748 से लेकर के और 1767 के बीच में, राइट, 1748 से लेकर के 1767 के बीच में 5 मेजर अटैक उसने किए थे। ध्यान रखिएगा, 5 मेजर इन्वेजन्स, ठीक है ना। छिटपुट वाले काउंट नहीं किए जाते। कई लोग कहेंगे कि 7 किए थे, 10 किए, डजंट मैटर, 5 मेजर इन्वेजन्स। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आता है आलमगीर। अब देखो यहां से जितने भी रूलर्स आएंगे सबके सब यूजलेस टाइप के रहेंगे, इनके टेन्योर में कुछ भी खास नहीं होगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। आई थिंक एक थोड़ा सा ना एक कह सकते हैं एरर हुआ है, मैं इसको थोड़ा सही कर दूं। अनइंटेंशनल एरर है बेसिकली। 1780, राइट, 48 से लेकर के 1748 से लेकर के 54 तक ये मोहम्मद शाह जो है वो, सॉरी, है ना, अहमद शाह जो है वो रूल करता है। यार नाम इनके बड़े एक जैसे हैं, आई होप कि आप लोग इसका कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मैं इसको दोबारा थोड़ा ठीक कर देता हूं, सॉरी फॉर दैट। यहां पर 1748 से लेकर के और 54 तक जो है, ठीक है ना, ये अहमद शाह का रूल रहेगा। और उसके बाद फिर ध्यान रखिएगा 1754 से लेकर के और 59 तक जो है वो आलमगीर सेकंड का रूल रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि अरे सर का तो मतलब ये सब भूल गया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार टेन्योर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर होता है तो दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस, डू नॉट वरी अबाउट इट, टेक इट वेरी वेरी इजीली। नाउ अब अगर देखें तो आलमगीर सेकंड, इसको किसने बनाया एम्परर? इसको भी एम्परर बनाया इमाद उल मुल्क ने, इमादुल मुल्क, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि इमादुल मुल्क जो है, ठीक है ना, ये किस तरीके का वजीर था आपने पहले तो देख ही लिया है। अपने पिछले एम्परर को तो इसने ब्लाइंड करके जेल में डाल दिया था। अब उसके बाद वो जिसको रूलर बना रहा है, आप समझ जाइए कि उसकी मेंटालिटी क्या होगी। ही वुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस एंड एक्सट्रीमली सस्पिशियस अबाउट द कैरेक्टर और द नेचर ऑफ द इमादुल मुल्क। इतना ही नहीं, इसको भी अगर देखें तो इसके टाइम पर भी मराठास काफी पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि इमादुल मुल्क जो है मराठास के साथ मिलकर के और पूरी तरीके से कह सकते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए वो नॉर्दर्न इंडिया को, मराठास के इन्वेजन्स को कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा था, ठीक है ना। यहां पर ध्यान रखिएगा शाहजहां थर्ड जो है, ही वाज प्लेस्ड ऑन द मुगल थ्रोन फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने बताया था आपको, जब मैंने रफीउद दर्जात और रफीउद दौला का नाम लिया था तो मैंने उसमें आपको ये बताया था कि शाहजहां थर्ड भी एक छोटा सा रूलर रहेगा जो आने वाले टाइम पर, बट हम लोग उसके बारे में पढ़ते ही नहीं है क्योंकि ही इज सिंपली इनसिग्निफिकेंट, ठीक है ना। तो छोटे से टाइम के लिए इसको भी करते हैं यहां पर प्लेस। लेकिन ध्यान रखिएगा उसके बाद जो रूलर बनता है शाह आलम या अली गौहर, ये एक लंबे पीरियड के लिए रूल करता है। लेकिन इसका ये जो लॉन्ग टेन्योर का रूल है, दिस वाज यूजलेस। क्यों? पहली चीज, शाह आलम सेकंड जब रूलर बनता है
तो शुरुआती कई कई साल, मतलब कि आप समझिएगा 1759 से लेकर के और 1772 तक ये आदमी, है ना, ध्यान रखिएगा, ये आदमी क्या करता है, ये आदमी अपने खुद के कैपिटल में नहीं जा सका, कुड नॉट एंटर हिज कैपिटल। आपको याद होगा, आपने अगर कभी मेडिवल में पढ़ा हो में भी, कोई रोहिल्लास जो है ना, अफगान्स हुआ करते थे, और रोहेलखंड यानी बरेली का जो आजकल का इलाका है, ठीक है ना, तो वहां पर जो है, ध्यान रखिएगा, वहां पर जो है नजीब, है ना, नजीबुल्लाह या नजीबुल्लाह खान करके जो है एक रोहिल्ला सरदार हुआ करता था, ठीक है ना, वो हो गया, या उसके अलावा और भी कई इन्फ्लुएंशियल रोहिल्लास थे। उनका थ्रेट इतना ज्यादा था कि मुगल एम्परर, वो सोचो अपने सरदारों से डर रहा है, वो एक कह सकते हैं ना कि अफगान स्ट्रांग मैन, उससे ज्यादा की कुछ नहीं, मतलब एक अफगानी बाहुबली टाइप्स, तो उससे डर रहा है जो दिल्ली का डिक्टेटर बन बैठा और दिल्ली में एम्परर को एंटर नहीं करने दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जब मराठास के सपोर्ट से फाइनली वो एंटर कर पाता है, मराठास के सपोर्ट से एंटर कर पाता है, तो फिर से उसी नजीबुल्लाह का जो है ग्रैंडसन गुलाम कादर क्या करता है, उसको ब्लाइंडेड कर देता है, अंधा कर देता है। मुगल एम्परर को एक रैंडम नोबल आकर के अंधा कर देता है। ये हालत हो चुकी थी उस मुगल एम्परर की, जो मुगल एम्परर 1764 में, आप देखिएगा 1764 में वो मुगल एम्परर जो बंगाल के नवाब के साथ, अवध के नवाब के साथ मिल करके अंग्रेजों से लड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप समझ जाइए कि जिस एम्परर के पास, है ना, ऐसा बादशाह जिसकी बादशाहत ही नहीं है, वो अगर सपोर्ट कर भी देता है बंगाल के नवाब का, तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। तो हमें इस चीज को समझना होगा। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर क्यों वास्तव में सही मायने में ब्रिटिश पावर का एस्टैब्लिशमेंट कंसीडर किया जाता है, क्योंकि एक बेकार से मुगल एम्परर जो है, उसको अंग्रेजों के रहमो करम पर इलाहाबाद के इलाके में, कड़ा के इलाके में, वो जो फोर्ट था इलाहाबाद वाला किला, उसमें रखा गया। इससे पता चल जाता है कि अब, है ना, मैटर क्लोज हो चुका है मुगलों का। गॉट इट। तो ये काफी जबरदस्त जो है कह सकते हैं कि इंसिडेंट था। इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहां पर आप देख लीजिए, वही चीज लिखी हुई है यहां पर जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं शाह आलम का जो टेन्योर चलता है वो 1806 तक चलता है। 1772 में जब शाह आलम दिल्ली पहुंचते हैं फाइनली, तो लाल किले में रहना शुरू करते हैं। 1803 में दोस्तों मराठास और ब्रिटिश के बीच की लड़ाई का जो रिजल्ट निकलेगा, जिसमें सिंधिया, मराठा नोबल सिंधिया हुआ करते थे, तो वो दिल्ली के रेड फोर्ट के इंचार्ज बने थे, क्योंकि मुगल्स के सिक्योरिटी के लिए मराठों ने गारंटी लिया हुआ था, ठीक है ना। यानी मुगल एम्परर मराठों के प्रोटेक्शन में रहते थे कि भैया रक्षा करना मेरी। वही प्रोटेक्शन की ड्यूटी ब्रिटिश लोगों ने मराठों से छीन ली। एक तरीके से मुगल एम्परर ना हुआ, कोई फुटबॉल का, है ना, फुटबॉल का गेम हो गया कि जिसके पास सबसे ज्यादा टाइम तक वो फुटबॉल का कंट्रोल रहेगा, वही मैच जीतेगा। सो दैट इज बेसिकली इंडिकेशन ऑफ द एक्सट्रीमली डाउनट्रॉडन, extremely declined phase of the Mughal Empire. After that we will be having the useless, in fact the worthless reign of the Akbar II। और अकबर सेकेंड के टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं 1806 से 1837 तक चलता है। शाह आलम सेकेंड का बेटा था ये, और इसके टाइम पीरियड में बस कुछ चीजें होती हैं, और वो सारी की सारी चीजें क्या हैं, मुगल एम्पायर के लिए डिसरेस्पेक्टफुल है, ठीक है ना। राजा राम मोहन रॉय को एम्बेसडर बना करके यूके भेजा अपने खर्चे पर। वो बेचारे ने इसलिए भेजा क्योंकि अपनी पेंशन बढ़वानी थी ब्रिटिश लोगों से। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय तक काफी पावरफुल हो चुकी थी। इनफैक्ट इतनी पावरफुल हो चुकी थी, याद करिएगा 1833 का चार्टर एक्ट
इसके टाइम पर ही लाया जाता है, याद करिएगा। और इस चार्टर एक्ट के तहत कई सारे बदलाव किए जाते हैं और आपको सरप्राइज लगेगा ये जान करके, यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड इट सिंपली रिजेक्टेड टू एक्सेप्ट द मुगल एम्परर एनी मोर एज द एम्परर ऑफ इंडिया। अब जो है कंपनी अपने आप को एम्परर की प्रजा कहने से मना कर दिया उसने कि भैया हम इस मुगल एम्परर की प्रजा नहीं हैं, हमारा जो इलाका है वो किसका इलाका है, हम किसकी प्रजा हैं, ब्रिटिश क्राउन की प्रजा हैं। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन सभी इलाकों के लिए डिक्लेयर कर दिया जो इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में किए हुए थे। ठीक है, यही 1833 का चार्टर एक्ट रहेगा जहां पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। याद करिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भाई जब एम्परर ऑफ इंडिया होता तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैसे होता, है ना। दूसरी चीज, इन्होंने यानी ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने खुद के कॉइन्स उसको मिंट करना शुरू कर दिया। एम्परर, मुगल एम्परर की कोई तस्वीर नहीं रहेगी, मुगल इंसिनिया यानी मुगल सिंबल नहीं रहेगा कुछ भी। इस तरीके से मुगल एम्परर के साथ ऑफिशियल कम्युनिकेशन लैंग्वेज अभी तक पर्शियन भाषा में बात होती थी। ब्रिटिश लोग अगर मुगल से बात करते थे तो पर्शियन में लेटर लिखकर बात होती थी, अब इंग्लिश में बात होगी। मुगल एम्परर को ब्रिटिश से बात करनी है तो इंग्लिश में बात करें, हम अपनी लैंग्वेज नहीं बदलेंगे, ऐसा उनका कहना था। इतना ही नहीं, एक रस्म चला करती थी, एक रस्म थी जिसका नाम था नजर। ये नजर नाम की जो रस्म है, जिसमें अगर आप किसी से मिलने जाते हैं तो तोहफा लेकर जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं, ब्रिटिश लोग इसे फॉलो करते थे। लेकिन इसके टाइम पीरियड में, अकबर सेकंड के टाइम पीरियड में, ब्रिटिश लोगों ने ये रस्म भी बंद कर दी, उनको फॉलो करना बंद कर दिया। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के जितने भी रेस्पेक्ट के सिंबल हुआ करते थे मुगल एम्परर के लिए, वो सारी की सारी रेस्पेक्ट सब खत्म। ठीक है, अब ये लोग बेचारे शेरो शायरी में चले आते हैं, है ना। अब ये लोग कल्चरल चीजों पे आ जाएंगे। अब इनके पास कोई सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर नहीं रह गई है, तो क्या करेंगे। तो इसने क्या किया, अकबर सेकंड ने, इसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी फेस्टिवल, फूल वालों की सैर जो है ये शुरू किया, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके की चीजों के लिए फिर जाने लग गए ये लोग। इसके बाद फिर बहादुर शाह जफर का टाइम पीरियड आता है। बहादुर शाह जफर का टाइम पीरियड जो है ये और भी ज्यादा आप कह सकते हैं यूजलेस टाइप का रहता है, और भी ज्यादा यूजलेस टाइप का रहता है। क्यों? हमने देखा था कि प्रैक्टिकली जो है 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली का अटैक होता है, मराठास हार जाते हैं, तो प्रैक्टिकली मुगल एम्पायर खत्म। क्यों? क्योंकि अब मराठास लीड कर रहे हैं ना भाई इंडिया को। गॉट इट। अगर उस टाइम के मराठा मैप को हम देखें तो उस टाइम के मराठा मैप में आपको मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली उस टाइम का जो मराठा मैप है ना, अगर आप देखना चाहें तो यहां पर लगभग जो पूरा का पूरा है ना इलाका है, वो पूरा का पूरा इलाका मराठों के कब्जों में था। आप देखिए जरा, ठीक है ना, जो बेसिकली ये पूरा है ना जोन मैं बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो पूरा इलाका है, राइट, तो इसमें आप मोस्टली है ना ये वाला जो शामिल कर लीजिएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि कटक से लेकर के और अटक तक, अटक एक जगह का नाम है पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। लगभग ये पूरा का पूरा जो जोन है, ये पूरा का पूरा जो जोन है, ये मराठों के कंट्रोल में था। ये छोटा सा इलाका अगर छोड़ दें दिल्ली का, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा मराठों के कंट्रोल में था। ठीक है ना। आप कहेंगे कि भैया फिर अवध का क्या मतलब हुआ? तो अवध जो है, अवध में दरअसल में मराठे उससे चौथ वसूल करते थे, बंगाल से चौथ वसूल करते थे। ठीक है ना। तंजौर में तो मराठों का बाकायदा किंगडम ही हुआ करता था। यानी हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल चाहे कुछ भी हो जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मराठों का इन्फ्लुएंस जो है ये पूरी तरीके से भारत के ऊपर बना हुआ था, पूरी तरीके से। ठीक है ना। तो इसलिए 1761 में प्रैक्टिकली जो मुगल एम्पायर है वो क्या हो गया, वो एक तरीके से एग्जिस्ट करना बंद सा हो गया, खत्म सा हो गया।
लेकिन बहादुर शाह जफर का जब टाइम पीरियड आता है तब तो ऑफिशियली ब्रिटिश ये डिक्लेयर कर देते हैं कि अब आप जो हैं ये लाल किले में रहने वाले अंतिम एम्परर माने जाएंगे, बिकॉज आपका सक्सेसर जो है, राइट, उसे हम रेड फोर्ट में नहीं रहने देंगे। कौन बोल रहा है? ये ब्रिटिश बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुगल एम्परर ब्रिटिश एम्पायर के या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन पर जिंदा रहता था, ठीक है ना। तो प्रिंस फखरुद्दीन जो है उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि ये अब सक्सेसर नहीं माना जाएगा। और बड़ी दिक्कत की बात यह है, आप समझिएगा कि कुछ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती थी इसमें, कि जितने लोगों को सक्सेसर डिक्लेयर किया गया वो सारे के सारे बहादुर शाह जफर की डेथ से पहले ही उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। विलियम डैरिम्पल अपनी किताब में बड़ा जबरदस्त लिखते हैं, हालांकि वो किताब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बट फिर भी मैंने है ना मेंशन कर दिया। तो गाइज कहीं ना कहीं यहां तक हम लोगों ने देख लिया है कि मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर सिर्फ इस बात के लिए याद किए जाते हैं कि मिर्जा गालिब उनके दोस्त थे, और दूसरी बड़ी बात जो उनके लिए एक पॉजिटिव बात है कि वो 1857 के रिवॉल्ट के लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, जिसके बदले में उन्हें सजा देकर के कहां भेज दिया गया? उनको भेज दिया गया रंगून, और रंगून में वो अपनी अंतिम सांस तक रहे 1862 तक, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा, और आई थिंक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सारी चीजों से रिलेटेड डिस्कशंस को। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एक समरी क्या रहेगी मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की, प्लस द राइज ऑफ द रीजनल किंगडम्स, ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो यार तो इसे शेयर करने में कोई भी कोताही मत बरतिएगा। अगर ये लेक्चर आप शेयर करते हैं, जाहिर सी बात है कई सारे लोग इसे देखेंगे और उनकी समझ जो है वो बढ़ेगी सब्जेक्ट के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।